वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और हम लोग का आज का टॉपिक है सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। सेल का ग्रोथ होगा और जब ग्रोथ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसका डिवीजन हो जाएगा। सेल क्या होता है ये आप सभी लोगों को मालूम है, ये मेरे को बताने की अब जो आवश्यकता नहीं है। और सेल का क्या होता है कि कोई भी सेल्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, हमें मालूम है। और सबसे पहले क्या होता है कि सेल का ग्रोथ होता है ना, सेल और बड़ा ग्रोथ होगा, है ना। न्यूक्लियस भी बड़ा और बड़ा होता जाएगा और उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है, यानी एक सेल से दो सेल्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बच्चे रहते हैं, छोटे से बड़े हुए, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, उसके बाद हमारे की शादी होती है, उसके बाद बच्चे आते हैं, है ना। तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब यह रिप्रोडक्शन का क्रिया जो हुआ, जो बच्चे आए, ये तो आप लोग आंखों से देखें, लेकिन ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी में कंटिन्यू चलते रहता है। बिना शादी विवाह के ही हमारे शरीर में कंटिन्यू रिप्रोडक्शन चालू है। अब रिप्रोडक्शन का तो बहुत यूज है ना, कहीं कट गया, कहीं घाव हो गया, शरीर को बड़ा होना है, तो जब तक सेल ग्रो नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, ये सब कैसे होगे। क्लियर चीज़ है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेल का एक साइकिल होता है, साइकिल। अब साइकिल में क्या होता है, साइकिल में होता है क्या, सेल पूरी अपनी लाइफ जीता है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, तो लाइफ जी रहे हैं और लाइफ जीने के दौरान जब सेल बड़ा हो जाता है तो सेल का क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, डिवीजन होता है, दैट इज सेल डिवीजन। ये जो G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, ये लाइफ जी रहा है। बच्चा है, शादी हुआ, है ना, बाल बच्चे होने के लिए तैयार हुआ, दूल्हा बना और यहाँ पर जाकर के इसका विवाह हुआ और फिर वो एक से दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। अब क्या होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, माइटोसिस, ये सब देखेंगे, है ना, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसे ही तो निरंतरता कहते हैं, जीवन की निरंतरता हिंदी में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ में कंटिन्यूटी बरकरार है, बना हुआ है। यह जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिम्स का। लिविंग ऑर्गेनिम्स जो है वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। यहाँ जीवन की निरंतरता बनी हुई है। मानव आज से हजारों साल पहले भी था और आज भी है। क्यों है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो यह जो रिप्रोडक्शन जो होता है जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं उन सभी में, सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स में, और वो या तो एसेक्सुअल हो सकता है और नहीं तो सेक्सुअल हो सकता है। या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो और नहीं तो सेक्सुअल हो, यानी दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। और ये दोनों का दोनों जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, इसमें इन्वॉल्व करता है होने वाली क्रिया क्या है, डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का डिवीजन होना और रेप्लिकेशन होना, ये चीज होता है। और कोई भी ऑर्गेनिम्स है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, कोई भी ऑर्गेनिम्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट, कोई बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है, वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है कि उसका सेल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है और डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स यदि बंद हो जाए तो उस ऑर्गेनिम्स की मृत्यु लिखी हुई है, क्योंकि हर सेल्स का एक लाइफ है और उस लाइफ में के बाद वो सेल मर जाता है और उसके जगह पर दूसरा सेल्स आ जाता है। ओके। और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं वहाँ जो सेल डिवीजन होता है उसका मीनिंग होता है क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में कि रिप्रोडक्शन बाय विच द मदर सेल्स प्रोड्यूस टू और मोर न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है वहाँ तो बच्चे जन्म लेना बहुत आसान है, बस मदर सेल्स एक से दो हो जाती है, तुरंत टूट करके बड़ा होता है और टूट करके बड़ा होते जाता है, बड़ा हुआ और डिवाइड कर गया। इस तरह से ये आसानी से ये अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स में तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए तो बैंड बाजा बजता है, शादी विवाह होता है, उसके बाद बाल बच्चे आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, सेल का डिवीजन, नॉट ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे, अभी सेल देखते हैं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर
अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो देख लिए, लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना, वहां न्यू इंडिविजुअल्स जो डेवलप करते हैं वो सिंगल सेल द जाइगोट से। जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करने के लिए, जैसे हम ही लोग आए हैं ना, तो हम लोग आए हैं कहाँ से? हम लोग आए हैं आकाश से टपक के नहीं, हम लोग आए हैं जाइगोट से। एक सिंगल सेल बना माँ के गर्भ में, दैट इज जाइगोट, ठीक है। इस जाइगोट से बार बार डिवीजन के द्वारा, जाइगोट के सेल डिवीजन के द्वारा पूरा एक बॉडी ग्रो कर गया। सो बाय दिस प्रोसेस द जाइगोट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट फॉर्म ऑफ मिलियन और बिलियन ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी का जो मिलियन और बिलियन ऑफ सेल्स है उसकी मदर अगर कोई है तो वो ये जाइगोट है। अब जाइगोट कैसे बनता है देखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, सब चीज पढ़ना है, अब तुम लोग बड़ा हो गया है। It also forms the basis of replacement of old and worn out cells in the process of repair and regeneration. और सेल डिवीजन का एक और ही अच्छा काम क्या है कि कहीं कट गया, कहीं घाव हो गया, तो उसको रिपेयर और रीजनरेशन के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है ना। इसलिए सेल डिवीजन जो है वह सेंट्रल टू लाइफ ऑफ द सेल एंड इज इसेंशियल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द स्पेसीज। कोई भी स्पेसीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यदि नित्यता कंटिन्यूटी तभी बरकरार रहेगी जब उसमें सेल डिवीजन होगा। तो ये आपका लाइफ का के लिए बहुत जरूरी है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है, तो कोई भी बॉडी में जो सेल होते हैं उसका सेल का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है? सेल ग्रोथ। पहले तुम जवान हो जाओ तब न तुम्हारी शादी होगी, है ना। छोटा बच्चा का शादी थोड़ी ही होगा। तो पहला तो जरूरी है क्या? सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ हो जाएगा तब सेल डिवीजन होगा, तब यहां क्या होगा? शुभ विवाह होगा और उसके बाद बच्चे आना शुरू होंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है? सेल का ग्रोथ होगा, सेल बड़ा होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ सिंथेसिस एंड डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्स। अब सेल को डिवीजन होने के लिए जरूरी है कि सेल का बड़ा होना और बहुत सारे उसमें जो सेल कंपोनेंट्स है उनका डबलिंग होना वो जरूरी है। जब वो सब चीज़ें हो जाती है तो एडल्ट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तब एडल्ट सेल्स क्या करता है? डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। अब जो सेल साइकिल होता है यह पूरा एक प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में G1 प्लस S प्लस G2 ये जो फेज है, ये पूरा का पूरा फेज जो है, पूरे का पूरा फेज जो है जो आपका सेल ग्रोथ का फेज है। ऐसे तो सेल ग्रोथ इसे कह रहे हैं G1 को, लेकिन पूरा का पूरा जो ये फेज है आपका सेल ग्रोथ हो रहा है और इसके बाद यहाँ से आपका सेल डिवीजन शुरू होता है। तो G1 प्लस S प्लस G2 फेज इज व्हाट? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन। इसी में सेल ग्रोथ होंगे। तो जो पहले सेल ग्रोथ हुआ पूरा मोटा गया तो उसको G1 फेज कहे। फिर उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है S फेज में। फिर क्या होता है? G2 फेज आता है। तो ये सारे फेज में क्या क्या होते हैं, इन सभी फेज को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सेल साइकिल क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा जो चक्का चल रहा है, दैट इज सेल साइकिल। यही हमारा सेल साइकिल है। तो ऑल दो चेंजेज which occur during cell growth and cell division are collectively called cell cycle। बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन दिया गया सेल साइकिल का कि जितना भी चेंजिंग होता है, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं किसी भी सेल के ग्रोथ में और फिर उसके बाद उसका जो सेल डिवीजन होता है, यानी सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन इज इक्वल टू सेल साइकिल। और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। यानी इट इज द सम ऑफ ऑल दोज इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, दोज इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम and a synthesized cell contents and eventually divides into 2 daughter cells. These events are themselves under genetic control। अब ये जितना भी चीज़ होता है हमारे बॉडी में, जितना भी चीज़ होता है उस सब का माइंड कंट्रोल करता है।
सेल के अंदर जितना भी डिवीजन चल रहा है और वो सेल का आपको ग्रोथ चल रहा है और फिर सेल का जो डिवीजन चलता है, वो सारा का सारा सेल के अंदर किसके कंट्रोल में चलता है? जेनेटिक कंट्रोल में। ये जेनेटिक कंट्रोल ही पूरे को कंट्रोल करता है। जीन, बॉडी में जीन होता है जो कि सभी को कंट्रोल करता है। और सेल साइकिल्स जो होते हैं, इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सेल साइकिल को स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए उसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया ताकि बढ़िया से हम लोग पढ़ सकें। तो इसे सबसे पहले 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग हो गया इंटरफेज और दूसरा भाग हो गया एम फेज। क्लियर? 2 भाग में डिवाइड किए, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 आते हैं, यानी इंटरफेज क्या हो गया? G1 प्लस S प्लस G2 फेज। और सेल डिवीजन में आपका आ जाएगा माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। ये हो गया सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेज देखते हैं। सेल का जो डिवीजन शुरू होगा या यहाँ से G1 में, सबसे पहले G1 से ही शुरू होगा। कोई बच्चा जन्म ले लिया तो वो फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, पैरों पर चलना शुरू करेगा, स्कूल जाएगा, है ना, अपने बॉडी को ग्रो कराएगा। क्लियर? तो सबसे पहला तो सेल का ग्रोथ होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंटर करते हैं आपको G1 फेज के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि व्हाट इज इंटरफेज। इंटरफेज क्या है? तो यह पीरियड है। पीरियड मतलब काल चक्र है। किसका? बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के बीच का जो काल है वही है इंटरफेज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जन्म लिया और जन्म लेने के बाद पुनः जाकर के फिर यहाँ पर आकर के पुनः फिर नहीं ये डिवाइड कर जाता है, तब तक के बीच के काल को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरफेज। जिसमें मौज मस्ती कर रहा है, यानी जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो जाता है और बाल बच्चा नहीं हो जाता है, यानी बाल बच्चा नहीं होता है, तब तक का पीरियड, यानी जन्म से लेकर एक नया बाल बच्चा के आने का पीरियड जो है वो है इंटरफेज सेल के लिए। ठीक है? तो इंटरफेज क्या है जो समझ गया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमाइटोसिस। इसलिए इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं इंटरमाइटोसिस। एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के बीच के पीरियड को कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज का अनदर नेम क्या है? इंटरमाइटोसिस। और इसको ऑल्सो कुछ लोग कहते हैं क्या? रेस्टिंग फेज। कि यह रेस्टिंग फेज है, आराम करने वाला फेज है। सेल डिवीजन इस समय नहीं हो रहा है, इसलिए सेल क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। ऐसा है जी? आपको बाल बच्चा नहीं हुआ तो थोड़ी आप आराम कर रहे हैं, तो और काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव यदि कोई आदमी है तो वो तभी तक है जब तक कि उसको बाल बच्चा नहीं हुआ है। जैसे बाल बच्चा हुआ वो निश्चिंत हो गया, क्या मेरा अंश आ गया है, चलो अब ठीक है। और उसके पहले पूरा एक्टिव रहता है ना। तो लोग भूल से इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट रेस्टिंग फेज, दिस इज अ प्रिपरेटरी फेज। ये क्या है? प्रिपरेटरी फेज है और मोस्ट एक्टिव फेज है। मेटाबॉलिकली ये बहुत हाई एक्टिव फेज है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज या एनर्जी फेज। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी को है तो यंग में, जब तक शादियों के बाल बच्चा नहीं हुआ तब तक वो पूरा एनर्जेटिक है ना। और जैसी बाल बच्चा हुआ उसका सारा एनर्जी निचोड़ आ गया। तो इट इज मिसनॉर्मली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। कुछ लोग गलती से इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है? हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, और नहीं तो हाईली एनर्जी फेज है आपका इंटरफेज। क्लियर हो गया? और इसे हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज। नहीं तो इसे हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। और पूरी बॉडी सेल साइकिल में, पूरे सेल साइकिल में जो आपका इंटरफेज होता है, यदि मान लो कि एक सेल साइकिल को लाइफ स्टाइल जो है 100 घंटे में वो डिवाइड कर जाएगा, यहाँ से जन्मा और फिर 100 घंटे बाद डिवाइड कर गया, तो 95 आवर्स वो इंटरफेज में रहता है। ठीक है ना? यानी 95% जो है इंटरफेज लास्ट फॉर अबाउट 95%, 90 to 96% ऑफ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल का 95% हिस्सा इंटरफेज होता है। आपका अस्तित्व, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो
मौज है वो तभी तक है जब तक कि आपको बाल बच्चे नहीं आए, है ना। यानी कि इंटरफेज जो लाइफ है वो मोस्ट इंजॉयबल लाइफ है ना। और वो कब कितना हिस्सा होता है, 95%। किस में, सेल में। सेल में 95% टाइम जो होते हैं, 90 to 96% वो सेल साइकिल का इंटरफेज ही होता है। और ये जो इंटरफेज होता है इसे हम लोग 3 भाग में बांट दिए हैं। किस आधार पर, सिंथेटिक एक्टिविटीज के आधार पर, माने वो एक्टिविटी कब क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसके आधार पर इसको हम लोग 3 फेज में बांट दिए। एक हो गया हमारा G1 फेज, दूसरा हो गया S फेज और तीसरा हो गया G2 फेज। 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। 3 भाग में बांटे हैं। तो 3 भाग में किसको बांटे हैं, इंटरफेज को। तो G1 फेज जो है ये क्या है, ये डिवीजन के बाद का फेज है। जैसे ही डिवीजन खत्म हुआ, एक सेल्स डिवाइड करके 2 सेल बना, तो ये तुरंत आपको इंटर कर जाता है किसमें, G1 फेज में इंटर कर जाता है। क्लियर, यानी आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, ठीक, डिवीजन के बाद का फेज है। तो इसलिए इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं पोस्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इसीलिए इस जीवन को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज किसे कहते हैं, G1 फेज को। और इसे गैप 1 भी कहते हैं। G का फुल फॉर्म होता है गैप। और इसको पोस्ट माइटोटिक क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया कि आफ्टर द माइटोसिस है। और ये जो G2 फेज है ये ठीक माइटोसिस के पहले का फेज है, माइटोसिस के ठीक पहले का फेज है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक। ये हमारा जो है प्री माइटोटिक है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस के ठीक पहले का फेज कौन सा है, तो G2 फेज। माइटोसिस डिवीजन शुरू होने के ठीक पहले का फेज कौन सा है, G2 फेज। और आफ्टर द माइटोसिस, माइटोसिस के बाद का फेज जो है वो कौन है, G1 फेज। तो दैट इज पोस्ट माइटोटिक। तो याद हो गया प्री माइटोटिक कौन है, पोस्ट माइटोटिक कौन है। और तीसरा जो फेज है वो S फेज है। ये सिंथेटिक फेज है, यहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, इसी को कहते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का फेज है G1 फेज, है ना, यानी सिंथेटिक फेज के पहले का फेज। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक के पहले का फेज कौन है, ये है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो G1 फेज को कहते हैं क्या, प्री सिंथेटिक फेज। और G2 फेज को क्या कहेंगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि S फेज के बाद है तो इसे कहेंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज। G1 को ऑल्सो हम लोग कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज और G2 को ऑल्सो कहते हैं हम लोग सेकंड ग्रोथ फेज। तो ये हो गया नामाकरण, नाम सबका रखने का तरीका। तो ये याद हो गया कि पोस्ट सिंथेटिक फेज किसे कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज कौन है, तो G2 फेज, नॉट G1 फेज, है ना। पोस्ट माइटोटिक फेज कौन है, G1 फेज, नॉट G2 फेज। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। S हमारा सिंथेटिक फेज है, इसलिए S फेज के पहले कौन होता है, G1। तो ये प्री सिंथेटिक फेज और ये क्या हो गया, पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्लियर है। अब हम लोग स्टडी करते हैं G1 फेज को। तो G1 फेज का नामांकन तो हम लोग कर लिए, नाम जान गए। क्या क्या नाम है, गैप 1। और क्या नाम है, पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक फेज, या कह सकते इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज। अब यह जो फेज है यहाँ क्या होगा, डिवीजन शुरू हो गया, है ना। इट इज़ द पीरियड, या पीरियड है किसका, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। एक तरफ तो ये माइटोसिस शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, माइटोसिस खत्म हुआ। जैसे ही माइटोसिस खत्म हुआ उसके बाद तुरंत इंटर करता है G1 फेज में। यानी कि बिटवीन माइटोसिस, नंबर 1 हो गया माइटोसिस, और दूसरा यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का फेज कौन है, G1 फेज। यानी समझ में आ गया कि आफ्टर माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का फेज कौन है, तो G1 फेज है। तो दैट इज G1। और ये कैरेक्टराइज्ड होता है कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सेल का साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाता है। दोनों का साइज बढ़ता है किसमें, G1 फेज में, किशोरावस्था में पूरा बढ़ता है। तो दैट इज G1 फेज ड्यू टू हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ बायोसिंथेसिस खूब होता है। किशोरावस्था में क्या होता है,
बच्चा में और किशोरावस्था में खूब क्रिकेट खेलते हैं, खूब खेलते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, खूब दौड़ते धूपते हैं, तो दैट इज जीवन फेज। सेल साइकिल का उसी तरह से ये जीवन फेज है। क्लियर है? तो जीवन फेज में क्या होता है ये समझ गए? सेल साइज और न्यूक्लियस बढ़ते हैं, और इसमें इन्वॉल्व करते हैं क्या, और क्या होता है, अमीनो एसिड्स का पुलिंग होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड्स का पुलिंग होना, यानी अमीनो एसिड्स बनना, और बनो और बनो और बनो, किस लिए? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है ना। प्रोटीन का सिंथेसिस काहे करना है? डीएनए का डुप्लीकेशन करना है, इन सब चीज़ों के लिए रेप्लिकेशन करना है, इन सब चीज़ों के लिए। पुलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का पुलिंग, ये पुलिंग वाला जो काम है ना, ये सारा पुलिंग का काम कहाँ हो रहा है? आपका जीवन फेज में। क्लियर? और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का सिंथेसिस इसी जीवन फेज में होता है ना। किशोरावस्था में ही मोछ उछ सब आ जाता है, दाढ़ी उड़ी सब आ जाता है ना, जवानी वगैरह सब आने लगता है, तो दैट इज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स भी कहाँ हो रहा है? जीवन फेज में। हम आपको आपके लाइफ से कंपेयर करा करके सेल डिवीजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आपका लाइफ नहीं पढ़ा रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस इसी में होता है, और एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू अनजिप एंड सिंथेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स, और डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए सिंथेसाइज के लिए ये एनर्जी और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, एनर्जी और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इन सब का भी सिंथेसिस होता है, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, माने सब कुछ बढ़ा होते जाता है, तब ना किशोरावस्था में बड़ा हो जाता है आदमी और युवावस्था में आ जाता है। ये सारा काम बचपन से लेकर के युवावस्था तक का सारा जो फेज है वो है जीवन फेज। ओके, कंपेरेटिवली नॉट एक्चुअल, हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। क्रोमोजोम्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड, क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुके होते हैं, और नो डीएनए डुप्लीकेशन, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। ये लाइन याद रखने का है कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुके हैं, पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है ना, अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन अभी तक नहीं हुआ है। पूरा माल तैयार है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स तैयार है, अमीनो एसिड्स तैयार है, आरएनए तैयार है, ठीक है ना, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स सब तैयार है, लेकिन अभी तक डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। डीएनए डुप्लीकेशन इस जीवन फेज में नहीं होगा। जीवन डुप्लीकेशन कब होगा? जब शादी होगा। जाइएगा जा करके जयमाला में जा करके बरमाला दीजिएगा, है ना, लड़का लड़की को बरमाला पहना दिया, तो ये बरमाला वाला जो फेज है ना, ये एस फेज है, एस फेज है। यहाँ क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होना यही होता है एस फेज में। तो बरमाला वाला फेज कौन है? एस फेज है। इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट्स हो जाता है एस फेज में, सिंथेटिक फेज में। जयमाल हो गया, तो जयमाल कहाँ होता है? एस फेज में। सो क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंट एट सेंट्रोमेयर। यहाँ पर क्या होता है? दो क्रोमोजोम्स बन जाते हैं, ठीक है, और ये क्रोमैटिड्स रहते हैं, लेकिन अभी तक अब हो गया। और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स, बेसिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ईच सेल इज विथ डबल अमाउंट ऑफ डीएनए बट द क्रोमोजोम्स नंबर रिमेन सेम। यहाँ क्या हो गया? डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया। मियाँ बीवी शादी हो गया ना, जयमाल हो गया ना, तो डीएनए डबल हो गया है, लेकिन अभी बाल बच्चा नहीं आया है, ठीक है। तो बाल बच्चा नहीं आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्रोमोजोम नंबर अभी सेम है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, लेकिन डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। याद रहेगा, डीएनए डबल किस में होता है? जयमाल में। जयमाल कब होता है? एस फेज में, ठीक है ना। तो डीएनए डबल हो गया एस फेज में, सिंथेटिक फेज में, लेकिन क्रोमोजोम नंबर्स सेम रहते हैं। क्रोमोजोम नंबर याद रखिएगा, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ा है, लेकिन डीएनए क्या हो गया है? वो आपका डबल हो चुका है। होता है क्या? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसी के अंदर डीएनए क्या होता है? डबल हो जाता है, यूं डबल हो गया, है ना। और बीच में ये दोनों का बंधन जुटा हुआ है सेंट्रोमेयर से, दोनों का गठबंधन हो चुका है। तो दैट इज एस फेज, सिंथेटिक फेज। अब इसके बाद वाला जो फेज है दैट इज G2 फेज या गैप 2 फेज, जिसको पोस्ट सिंथेटिक प्री माइटोटिक फेज या सेकंड ग्रोथ फेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम और बढ़ जाता है,
सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। काहे? शादी विवाह हो गया है ना, तब बाल बच्चा होने का पूरा तैयारी हो चुका है, तो शादी विवाह यहाँ हो गया ना, तो बाल बच्चा होने का तैयारी कहाँ हो गया? G2 में। ठीक है, तो न्यूक्लियर वॉल्यूम बढ़ गया। समझ रहे हो ना? किस में बढ़ता है न्यूक्लियर वॉल्यूम? आफ्टर द मैरिज G2 फेज में। क्लियर? और सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स, और स्पिंडल प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो जाता है। याद रखना, स्पिंडल प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है? G2 फेज में। काहे कि बेलना जब मराता है तो वह स्पिंडल मरा रहा है ना, बेलना मरा रहा, रोटी बन रहा है, तैयार हो चुका है, मारे लट्ठों के ला, बाल बुतरू आने की तैयारी हो रही है। तो स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, और सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, और 3 तरह का जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसका भी सिंथेसिस यहाँ हो गया, पूरी तैयारी है। और सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एटीपी मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस हो चुका होता है, स्टोरेज हो चुका होता है, ताकि अब नया पीढ़ी आ सके, नया संतान आ सके। तो नया संतान आने के पहले पूरा तैयारी कीजिएगा ना। तो ये 3 गो जो स्टेज है सिंथेसिस का, ये एकदम याद रखना है। एक तो स्पिंडल प्रोटीन्स, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, और एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये होता है G2 फेज में। और एक चीज और याद रखिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स तो डबल हो गया था G1 फेज में, लेकिन डुप्लीकेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं हुआ था, प्लास्टिड्स का प्लांट में नहीं हुआ था, और सेंट्रियोल्स का एनिमल्स में नहीं हुआ था। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और सेंट्रियोल्स, इसका डुप्लीकेशन जो है वो होगा कब? G2 फेज में। तो ये भी आप याद रखना। ओके, अगर एग्जाम में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन कब होता है, तो G2 फेज में, G1 फेज में मत डाल देना, ठीक है ना। राइबोसोम का डला जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं डलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन कब होता है? आफ्टर द डीएनए डुप्लीकेशन इन सिंथेटिक फेज। अब इनकी जरूरत है, तो ये G2 फेज में होते हैं। और डैमेज डीएनए इज रिपेयर्ड इन G2 फेज, और अगर कोई डीएनए डैमेज है तो उसका रिपेयरिंग भी होगा इस G2 फेज में। रिपेयरिंग हो जाता है भाई कि बाल बच्चा लूला लंगड़ा ना हो, है ना। और अगर ना हुआ तो अंजाम भुगतने को तैयार रहते हैं। वैसे ही सेल भी बेचारा अंजाम भुगतने को तैयार रहता है। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों फेज देखें। उसके बाद आता है M फेज, जिसको कि हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज या D फेज, ठीक है ना, डबल हो गया D फेज। तो इसमें क्या होता है? इंटरफेज के बाद होता है, इट फॉलोज द इंटरफेज एंड इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स। एम फेज में क्या होगा? डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगे, बाल बच्चे आ गए, है ना, बाल बच्चे आ गए। वो कब आते हैं? एम फेज में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स टू द डॉटर सेल्स। और जब डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, माइटोसिस फेज के द्वारा जब 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो दोनों में समान, माँ बाप के दोनों बच्चे समान होते हैं। तो ये जो सेल जो होता है, सेल से जो दोनों बच्चे निकलते हैं माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, वो दोनों को समान मात्रा में सब चीज का डिवीजन किया जाता है। 19-20 नहीं किया जाता है, 20-20 डिवीजन होता है, 50-50 डिवीजन होता है, दोनों को एकदम बराबर बराबर। सो आफ्टर एम फेज एग्जैक्टली सेम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द डॉटर सेल्स। तो यहाँ क्या होता है? सेम, दोनों को समान मात्रा में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं आफ्टर द एम फेज। और ये जो एम फेज जो होता है, माइटोसिस फेज जो होता है, इसमें 2 फेज होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तब उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एम फेज को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए, माइटोसिस को, है ना, माइटोसिस को नहीं बल्कि सेल डिवीजन को 2 भाग में बार डिवाइड किए एम फेज को, माइटोसिस को। एक सबसे पहले क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो सेल साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन देखते हैं। ये वैरीज करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का
लाइफ साइकिल अलग अलग होता है, तो ठीक उसी प्रकार से उसका सेल साइकिल का भी लाइफ अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा सेल का टाइप है ना। हमारे बॉडी में ही अलग अलग सेल का अलग अलग लाइफ साइकिल है, तो कैसा सेल का टाइप है और किस ऑर्गेनिज्म का सेल है उस पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड फॉर सेल साइकिल इज स्पेसीज स्पेसिफिक। स्पेसीज स्पेसिफिक होता है अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ऐसा देखा गया है कि एक बैक्टीरियल सेल जो होता है वो 20 मिनट्स तक ही लिविंग रहता है। एक बैक्टीरियल सेल का लाइफ साइकिल कितना है? 20 मिनट्स का, और 90 मिनट्स फॉर ईस्ट सेल्स, और 90 मिनट ईस्ट सेल्स का। एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हर 20 मिनट में बढ़ रहा है, ठीक है ना। और 8 से 10 आवर फॉर इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल। हमारे बॉडी में जो इपिथेलियल सेल है, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल है, उसका लाइफ साइकिल देखा गया है 8 से 10 घंटा, ठीक है। 20 आवर्स फॉर ओनियन रूट टिप सेल। ओनियन रूट टिप सेल का 20 आवर्स। और ह्यूमन का सेल जो है जब उसे कल्चर में देखा गया प्रैक्टिकल करके देखा गया है ना लेबोरेटरी में, तो वो देखा गया 24 आवर्स जनरली, ठीक है ना, फॉर ह्यूमन सेल्स, और 29 आवर्स फॉर ट्राइलियम। ओके, तो इस तरह से सेल साइकिल सभी के अलग अलग होते हैं। और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, अब देखिए रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, स्टेजेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज जीवन फेज। यानी सेल साइकिल का जो स्टार्टिंग जो होता है वो कहाँ से होता है? जीवन फेज से, ड्यूरिंग विच अ सेल में फॉलो वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। यानी सेल साइकिल शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है कहाँ से? जीवन फेज से। जीवन स्टार्टिंग फेज है। आफ्टर द डिवीजन इट में स्टार्ट अ न्यू सेल साइकिल, इंटर द एस फेज एंड फाइनली डिवाइड। क्या होता है? जीवन फेज से आपका चला जाता है एस फेज में, एस फेज से G2 फेज में, और G2 फेज के बाद आपका माइटोसिस में डिवीजन हो जाता है। तो सेल रेगुलेशन शुरू कहाँ हुआ? जीवन फेज में। और इट में बी अरेस्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जीवन फेज। और जीवन फेज में ही यदि किसी तरह से कोई कमी पाया, कोई त्रुटि पाया, किसी तरह से बदमाशी किया, तो यहीं पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और ये आपको चला जाता है G0 फेज में, जहां से कि उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, ठीक है ना। वहां क्या होता है? स्टॉप कर जाता है डिवीजन, सेल डिवीजन स्टॉप कर जाता है और इंटर कर जाता है G0 फेज में, जिसे कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्विसेंट स्टेज। G0 का दूसरा नाम क्या है? क्विसेंट स्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट ऑफ अरेस्टेड कंडीशंस, एक तरह से वो अरेस्ट हो गया है, अभी आपको डिवाइड नहीं करना है, आप जाओ, सो जाओ, आराम से चुपचाप रहो, जब जरूरत पड़ेगा, जब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, इन सब कंडीशंस में फिर तुम्हारे को हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा का डिवीजन में, माने जीवन फेज में फिर G0 से हम जीवन में भेज सकते हैं, और नहीं भी भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार। ओके, तो G0 फेज समझ में आ गया कि क्या होता है, क्लियर। बट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल इन G0 फेज कैन रिज्यूम द ग्रोथ एंड री इंटर द जीवन फेज। रिक्वायरमेंट के अनुसार ही जीवन फेज में इंटर करेगा, अदरवाइज इट में अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। और नहीं तो जरूरत नहीं है तो ठीक है भाई, चलो जाओ स्पेशलाइजेशन करो, है ना। और स्पेशलाइजेशन करने के लिए वो चला जाता है जैसे कि नर्व सेल्स, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, सीधा आपको G0 फेज में चले जाते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं? स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। कौन कौन? नर्व सेल्स, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। सो द सेल्स हैज एन ऑप्शन टू स्टॉप सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के दौरान सेल के पास ये एक ऑप्शन भी है कि वो डायरेक्ट G0 फेज में जा करके सेल डिवीजन को रोक दे, यानी किसी भी तरह का जरूरत पड़ने पर वो G0 में भी इंटर कर सकता है। ये जीवन फेज में ही, स्टार्टिंग के जीवन फेज में ही, नॉट इन S1 फेज। एस फेज से G0 फेज में कभी नहीं जा सकता है, या G2 से G0 फेज में कभी नहीं जा सकता। ये जीवन फेज में ही ये एक फीचर है कि जरूरत पड़ने पर वो G0 में चला जाता है, तुरंत आफ्टर द डिवीजन, माइटोसिस के ठीक बाद वो G0 में चला जाता है।